नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एनवायरमेंट टॉपिक पर लगभग 80 से अधिक वीडियोस मैंने अब तक अपलोड किए हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि नेट के फर्स्ट पेपर के साथ साथ विभिन्न मल्टीपल एग्जामिनेशंस में लाभ आपको देंगे। इसी प्रक्रम में, इसी सीक्वेंस में एनवायरमेंट में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेस पर मैंने पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा की। अब ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, जिन पर मैंने अभी तक चर्चा किया है, अगर उन पर एक व्यू देखूं, एक नजर डालूं, तो मैंने 1970s से जो वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई रामसर सम्मेलन, उसके बाद 1972 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित स्टॉकहोम सम्मेलन, साइट्स 1976, वियना सभा 1985 और भारत में अपनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ब्रुटलैंड कमीशन उसी क्रम में वैश्विक समुदाय द्वारा प्रतिबद्ध होता है 1987। इस पर मैंने गहन अवलोकन किया। पिछली वीडियो में मैंने ब्रुटलैंड कमीशन पर चर्चा किया। ब्रुटलैंड कमीशन जिसने वैश्विक समुदाय के सामने सर्वप्रथम संपोषणी विकास, यानी कि इस प्रकार से विकास किया जाए जिससे विश्व में विकास भी हो, अर्थव्यवस्था बनी रहे और पर्यावरण के साथ साथ समाज की भी सुरक्षा हो सके, इसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। और इसी में एजेंडा 21 यानी 21वीं सदी के लिए एक प्लान, मास्टर प्लान कि विकास किस प्रकार किया जाए, विकास को कैसी गति दी जाए, निर्मित किया गया। और यहां पर शुरुआत हो जाती है वैश्विक समुदाय को एक करने के बाद। आगे चल के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में एजेंडा 21 को अपना लिया गया। अब यहीं से शुरू होती है रियो की जर्नी, जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा। अब 1992 जब रियो दी जेनेरो में 1992 ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरो, यहां पर मैं क्रम सुधार देता हूं। रियो यहां पर 1992 रियो कॉन्फ्रेंस की बिगिनिंग होती है। 1992 में यह ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरो में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई और एजेंडा 21 अपना लिया गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट्स इसलिए लिख रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी को हम यूएन सेट कहते हैं, यूएन सेट, और यहीं पर एजेंडा 21 अपनाया गया। एजेंडा 21 एक्सेप्टेड। अब रियो की इस जर्नी में एजेंडा 21 को अपनाया गया और इसी यूएन सेट को एक नाम दिया गया, अर्थ समिट। हम इसे अर्थ समिट का नाम भी दे सकते हैं। पूरे इस रियो के जर्नी को अर्थ समिट कहा जाता है, अर्थ समिट। अर्थ समिट में रियो 1992 में रियो कॉन्फ्रेंसेस शुरुआत होती है ब्राजील से, रियो दी जेनेरो शहर से, जिसे
यूएन सेट नाम दिया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया। उस एजेंडा 21 जिसे निर्मित किया गया था ब्रुटलैंड कमीशन ने, और अर्थ समिट के नाम से इसे जाना जाता है। अर्थ समिट 1992 भी कहा जाता है, 1992, रियो 1992। अब यहां से शुरू होती है रियो 5, अगले 5 वर्ष बाद 1997 में। अब रियो 5 की बात कर रहा हूं, 5 वर्ष बाद 1997 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया, ये देखने के लिए कि जो एजेंडा 21 का स्टेटस है वो कहां तक पहुंचा है, क्योंकि 92 में इसको वैश्विक समुदाय को कहा गया कि वैश्विक समुदाय एकीकृत हो और अपना ले इसको। अब 97 में इसके स्टेटस को जांचने की बात थी। द असेंबली रिकॉग्नाइज प्रोग्रेस एज अनइवन। असेंबली ने देखा कि जो ये प्रोग्रेस है वो अनइवन हुआ है, जो अपेक्षाएं थी बिल्कुल उसके अनुकूल नहीं हुआ है। आइडेंटिफाइड की ट्रेंड्स, और उन्होंने कुछ की ट्रेंड्स जैसे इसमें क्या और जोड़ा जाना चाहिए, जैसे ग्लोबलाइजेशन को इसमें ऐड करना चाहिए, वाइडनिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम इसे जोड़ना चाहिए, और लगातार ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रति जो डिट्रायरेशन है बढ़ता हुआ, उसके प्रति चेतना जागृत होना चाहिए। तो रियो 5 यानी 1997, कई बार रियो 5 को लोग 2005 जोड़ देते हैं, जो गलत है। रियो 5 का मतलब 1997। अब इनमें क्या बातें रखी गई कि पहली बात ग्लोबलाइजेशन को लाया जाए, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके साथ साथ इनइक्वलिटीज इन इनकम, जो इनइक्वलिटीज है इनकम इनइक्वलिटीज, इसको दूर किया जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रति डिक्लेरेशन। ग्लोबल एनवायरनमेंट, अब फिर से इस बात को समझें तो रियो 1992 में ब्राजील के शहर रियो दे जनवरी में रियो कॉन्फ्रेंसेस का बिगनिंग होता है, जिसे यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यूएन से कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसे एजेंडा 21 अपनाया गया, इसी में एजेंडा 21 को अपनाया गया। एजेंडा 21 जिसे ब्रुटलैंड कमीशन में बनाया गया 1992 में, इसे अपनाया गया और इसे ही अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है। सभी समिट्स को रियो के अर्थ समिट कहा जाएगा। यहाँ पर अर्थ समिट 1992 भी कह सकते हैं, रियो में ये पहला समिट हुआ। 5 वर्ष बाद इस बात पर मुआयना करना, इस बात पर अध्ययन करना, इस बात की जांच करना कि रियो समिट कैसे वर्क कर रहे हैं। 1997 में वैश्विक समुदाय को फिर से एक बार एकीकृत किया गया। इनमें ये देखा गया कि प्रोग्रेस अनइवन है, जैसा होना चाहिए था विकास वैसा नहीं हुआ है। प्रोग्रेस को गति देने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों को जोड़ने की बात इसमें रखी गई। 3 महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो वैश्वीकरण को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, यह बात यहाँ पर रखी गई। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिए जाने की बात यहाँ पे रखा गया। अर्थ समिट के दृष्टिकोण से यहाँ पर रियो 1992 रियो कॉन्फ्रेंसेस की बिगनिंग हुई ब्राजील में, रियो दे जेनेरो शहर में। यूएन सेट के नाम से इसे जाना जाता है। एजेंडा 21 ही अपनाया गया। अर्थ समिट 1992 जो इसका नाम पड़ा।
इस क्रम में 5 वर्ष बाद 1997 में 3 बातों पर मुआयना किया गया कि इसमें पहले देखा गया प्रोग्रेस अनइवन है, और 3 बातें इसमें जोड़ा गया कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, इनकम की इनइक्वालिटीज को दूर किया जाना चाहिए, और ग्लोबल एनवायरनमेंट यानी कि वैश्विक पर्यावरण के प्रति लोगों का जो गिरता हुआ भावना है उसको उसमें सुधार लाना चाहिए। सबसे पहली बात ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक इसकी चर्चा कर लिया जाए। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो विश्व का एकीकरण हो जाना, साधारण अर्थों में कहा जाए तो विश्व को एक कर देना। आज देखें तो 200 से अधिक देशों में विश्व विभक्त है, लेकिन सभी मानव हैं, और अगर इनके बीच की दूरियां खत्म हो जाए, जाति के आधार पे दूरियां, आय के आधार पे दूरियां, धर्म के आधार पे दूरियां, तो विश्व एक गांव के रूप में दिखने लगेगा और विश्व एक हो जाएगा। और जब विश्व एक हो जाएगा तो जो छोटी छोटी कम्युनिटी और कम्युनिज्म की जैसी भावना, रिलीजन की भावनाओं को लेकर आए दिन विभिन्न प्रकार की दंगे, आतंकवाद जैसी घटनाएं घटती हैं और आक्रमण जैसी स्थिति बनी रहती है, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, वो लगभग शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब एक परिवार के भाव से हम सोचेंगे तो वो भाव नहीं रहेगा, विरोध का भाव समाप्त हो जाएगा। अब वैश्वीकरण को देखें तो एक प्रकार से हुआ विश्व का एकीकरण विभिन्न संदर्भों में, आर्थिक, सामाजिक, विकास, पर्यावरण, सभी संदर्भों में विश्व का एक हो जाना। इसमें एक ऐसी भावना का विकास हो जाता है जिसमें हमें पर भावना, दूसरे के दर्द का एहसास होता है। अब दूसरा भले ही पाकिस्तान में हो, लेकिन अगर उसे वहां कष्ट होता है तो हमें यहाँ कष्ट होता है, और हमें यहाँ कष्ट होता है तो पाकिस्तान को कष्ट होता है। ऐसी भावना जिस दिन विकसित हो जाए कि यूरोप के किसी देश में किसी व्यक्ति को कोई कष्ट हो तो उसमें हमें अपना कष्ट एहसास हो, और हमारे देश में कोई कष्ट हो तो यूरोप के देशों को कष्ट का एहसास हो, तो इसे विश्व का एक हो जाना इस संदर्भ में देखा जाएगा। तो वैश्वीकरण की इस भावना को हम देखें तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वासुदेव कुटुंबकम यानी विश्व एक कुटुंब है, एक घर है, और अगर ऐसी भावना हो जाए कि विश्व मेरा घर है तो ये विश्व के सभी लोग मेरे भाई और मेरे बहन हैं, और फिर जो स्नेह, जो प्रेम मुझे अपने भाई बहन, माता पिता और परिवार के अन्य स्वजनों से होता है, फिर वही प्रेम मुझे विश्व के अन्य देशों के लोगों से होगा, और फिर अन्य देश के लोग भी मेरे प्रति वही प्रेम, स्नेह रखेंगे, और फिर देखते देखते इन बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और सारा दुनिया, सारा ये विश्व एक हो जाएगा। तो ऐसी कुछ भावना ही वैश्वीकरण की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि सारी बाउंड्रीज खत्म हो जाए, विश्व मर्ज हो जाए और एक देश हो जाए, लेकिन एक देश ना होकर भी एक जैसी फीलिंग हो जाए, एक जैसी सोच विकसित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत से देशों की यूनिटी ऐसी है जो काफी हद तक वैश्वीकरण की ओर ले जाती है। अगर हम यूरोपियन यूनियन को लें, जो 28 देशों का एक ऐसे समूह है जो यूरोप के छोटे छोटे खंडों में बटे हुए देश, लेकिन आज इनकी यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि इन्होंने कई ऐसे कृत्य किए जो कि अन्य देशों के यूनियन भी नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी आय की ट्रांसपेरेंसी, रुपए का एक हो जाना, जैसे इनके यहाँ यूरो का ही प्रचलित हो जाना, 28 देशों का एक दूसरे के प्रति अपनी जो कहा जाए मोनेटाइजेशन है उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाना, एक ही यूरो का चलन 28 देशों में होना, आपस में इनका इस प्रकार से एक हो जाना कि स्पेस एजेंसी एक बनाना, विभिन्न प्रकार के रिसर्च को मिलके करना। इससे पता चलता है कि विश्व में ये छोटे छोटे देश एक साथ अगर हो जाएं तो कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं, और इस प्रकार से विकास को आज ये गति पाए और विकसित राष्ट्रों में बदल रहे हैं। एक दो छोटे देशों को छोड़ दें तो बाकी ये सारे देश मिलकर इतना विकास कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि चींटी भी अगर एक साथ एक हो जाए तो वो बड़े से बड़े, अपने से बड़े जीव को भी उठाकर ले जा सकती है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विश्व में एकीकरण की भावना को ये यूरोपियन यूनियन दिखा रहा है। तो इस प्रकार से विश्व का एक हो जाना
रियो 5 में यह बात सोचा गया कि जब ऐसी भावनाएं विकसित हो जाएंगी तब हम विकास के लिए सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मेरा विकास हो पर मेरे पड़ोसी देश का या पड़ोसी का विकास ना हो। लेकिन जिस वक्त मैं ऐसा सोचूं कि मेरा विकास हो, मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसी का भी विकास हो, मेरे समुदाय का भी विकास हो, मेरे देश का भी विकास हो, तो हम ऐसे कृत्य करेंगे जिसमें हम सबका विकास हो, और तब हम पर्यावरण की सचेतता को और भी ध्यान देंगे। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को एक फैक्टर के रूप में जोड़ा गया। इसी के साथ इनकम इनइक्वालिटीज को दूर करने की बात रखेंगे, क्योंकि ये देखा गया कि आय में अगर इक्वलिटी नहीं बनी रहेगी, आय में एकता नहीं रहेगी, तो विकास कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी देखा जा रहा है कि अरब का एक देश, वहां के लोगों के जीवन निर्धनता में गुजर रहा है, और अमेरिका के लोगों का जीवन काफी एलीट क्लास के वर्ग में गुजर रहा है। तो वो एक बार को पर्यावरण के प्रति सचेत हो सकते हैं, परंतु जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, उनको कैसे हम सचेत कर सकते हैं? वो तो अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अगर इनकम की इनइक्वालिटीज बनी रहेगी और पेट जब भरा रहेगा, तब हम देश के विकास और राष्ट्र के विकास और विश्व के विकास के लिए सोच पाएंगे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने एक बात एहसास किया कि अगर हम इनकम की इनइक्वालिटीज को दूर कर पाएंगे, तभी हम विश्व में एकीकरण या विश्व को एक बात समझाने योग्य बना पाएंगे। इसलिए आय में, इनकम में इनइक्वालिटीज को दूर करना अगला लक्ष्य रखा गया। तीसरा लक्ष्य रखा गया ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रति जो गिरता हुआ स्तर है, वैश्विक पर्यावरण के प्रति जो भाव है उसे उठाना, वैश्विक पर्यावरण को स्ट्रॉन्ग करना। तो जब विश्व के इस भाव को उठाया जाए, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। इस प्रकार से रियो 5 की इस जर्नी में विश्व को, समुदाय को, वैश्विक समुदाय को काफी कड़े स्वर में समझाने का प्रयास किया गया। इसके साथ फिर विश्व को प्रतिज्ञा किया गया एजेंडा 21 को स्ट्रॉन्ग करके आगे चलने के लिए। 5 वर्ष बाद फिर एक बार वैश्विक समुदाय एकत्रित होता है, और इस बार इसे रियो 10 के नाम से जाना गया। इसे जोहान्सबर्ग प्लान को आगे बढ़ाने के लिए और ये देखने के लिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कितना अचीवमेंट हुआ है, और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट इसमें किए गए, जैसे एजेंडा 21 को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एजेंडा 21 फॉर कल्चर को ऐड किया गया। अब यहाँ पे समझिए 5 वर्ष बाद यानी सन 2002 में इसका गठन हुआ। सन 2002 में रियो 10 गठित हुआ, और यहाँ पर एजेंडा 21 को में कल्चर को ऐड किया गया। ध्यान रखिएगा, कल्चर हैज बीन एडेड, कल्चर इज एडेड इन एजेंडा 21। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो रियो 10 के दृष्टिकोण से देखा जाए। पहला बात तो रियो 10 जो है वो जोहान्सबर्ग में 2002 में गठित हुआ, जोहान्सबर्ग प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कल्चर पर एजेंडा 21 को एकत्रित किया गया। इसमें एजेंडा 21 को कल्चर, एजेंडा 21 में कल्चर को भी ऐड कर दिया गया। संस्कृति, और इस प्रकार से देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड पब्लिक मीटिंग ऑन कल्चर हेल्ड इन पोर्टो एल्जेरिया, ब्राजील 2002। 2002 में पोर्टो एल्जेरा में वैश्विक समुदाय का कल्चर पर एक महामंच गठित किया गया। संस्कृति, पहली बात संस्कृति क्या है, तो संस्कृति को मैं अपने शब्दों में व्यक्त करूं तो एक लाइन में व्यक्त करूंगा, और वो ये कि अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, whatever we have learned till now, inherited from our ancestors, is our culture। वो सब कुछ जो मानव ने इस सृष्टि में आने के बाद आज तक सीखा और अपने वंशजों को हस्तांतरित करता आया, अपने पूर्वजों से प्राप्त करता आया, और जो आज निर्मित कर रहा है और आने वाले जनरेशन को दे रहा है, वो सब कुछ हमारा कल्चर है। कल्चर भौतिक भी हो सकता है, अभौतिक भी हो सकता है। भौतिक में हम भौतिक तत्वों को सम्मिलित करते हैं,
जैसे मोबाइल है, ड्रेस कोडिंग्स हैं, तमाम है चीज़ें। अभौतिक में हमारे विश्वास, हमारे मूल्य हैं, जैसे पैर छूना है, बड़ों का आदर करना है, गुरुजनों को सम्मान करना है, ये सारी चीज़ें इसमें अभौतिक तत्वों में ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न था कि अगर हम संस्कृति को स्ट्रॉन्ग करें, देखिए महत्वपूर्ण बात है, वैश्विक समुदाय ने काफी गहराई से सोचा कि अगर अपने संस्कृति को मजबूत करें तब हम विश्व के प्रति संरक्षण को और प्रबलित हो सकते हैं। और विश्व में एक संस्कृति का अगर प्रबलन हो, अब यहाँ वैश्वीकरण को दूसरे दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो एक संस्कृति का अनुपालन हो, संस्कृति के रूप में हम इंटीग्रेशन करें, तो वैश्विक समुदाय एक प्रकार से पास आएगा। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर अमेरिका के परिधानों पर भारतीय लोग भी और भारतीय विचारधाराओं को अमेरिकन भी अपनाए, तो चाहे परिधान हो, चाहे विचारधारा हो, कोई भी हो, संस्कृति का तत्व है, तो इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम मैकडोनल्ड को देखें तो वह अमेरिकन पद्धति पर आधारित, अमेरिकन फूड्स पर आधारित है, लेकिन भारत में बड़ी प्रिय रूप से इनके व्यंजनों को प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से भारतीय समोसे अमेरिका में मिलते हैं। एक प्रकार से सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ा है, और इस प्रकार से संस्कृति का एकीकरण होगा तो विश्व का एकीकरण और विश्व के समुदाय के लोग एक दूसरे के पास आएंगे, एकता प्रबलित होगी। और इस दृष्टिकोण से रियो 10 महत्वपूर्ण है। इसे WSST का नाम दिया गया, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए एक अगला महत्वपूर्ण बात जो इसमें मिलता है, इट इज ऑल्सो नोन एज WSSD, दैट इज वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी मैंने आपको 1992 का रियो 5 यानी 1997, रियो 10 यानी 2002 में रियो पर पुनर्विवेचना के विषय में बताया। अब चलता हूं आगे रियो 20। देखिए, पहले स्टार्टिंग में तो 5-5 वर्षों पे इसकी मीटिंग की गई। 5 वर्ष पे एक बार मुलाकात की गई, यानी 1992 में जब रियो गठित हो गया, रियो सम्मेलन। उसके बाद 5 वर्ष बाद 1997 में रियो 5, और फिर 5 वर्ष यानी 2002 में रियो 10 की गठन किया गया। उसके बाद 10 वर्ष बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड अगेन द रिफॉर्म्ड देयर कमिटमेंट्स ऑन एजेंडा 20। और इस प्रकार से 2012 में, यहाँ पर ईयर का ध्यान रखिएगा, सन 2012 में रियो 20 ऑर्गेनाइज किया गया, जो यूनाइटेड नेशन ने गठित किया। और यहाँ पर फिर एक बार एजेंडा 21 के प्रति पुनर्प्रतिज्ञा, प्रतिबद्धता व्यक्त करने की बात रखी गई, और इसमें रीअफर्म को वर्ड जोड़ते हैं, क्योंकि फिर से प्रतिज्ञा होने की बात है। रीअफर्म एजेंडा 21, एजेंडा 21 को फिर से रीअफर्म करने की बात की। यहाँ पर इसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट बनाया गया, और इस एजेंडा को एक नया नाम दिया गया, इस डॉक्यूमेंट को एक नया नाम दिया गया, द फ्यूचर वी वांट। तो यहाँ जो नारा था, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। अभी ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में क्या नारा था? आवर कॉमन फ्यूचर, ये ब्रुटलैंड कमीशन का नारा था, जिसे आज रीअफर्म किया गया और फिर से एक नया नाम दिया गया, द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जैसा हम चाहें, द फ्यूचर वी वांट। अब ध्यान देने वाली बात है, सन 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गठन रियो में किया, जिसे सामान्य रूप से रियो 20 या अर्थ समिट 2012 का नाम दिया गया, जो 13 से 22 जून तक चला, और जिसमें 172 देशों ने अपनी सहभागिता व्यक्त की।
तो अर्थ समिट के अगर नाम देखें तो हम इन्हें अर्थ समिट (1992) भी कह सकते हैं, इन्हें भी अर्थ समिट 1997 भी कह सकते हैं, इन्हें भी अर्थ समिट 2002 कह सकते हैं, इन्हें अर्थ समिट 2012 कह सकते हैं। तो यह देखिए यहाँ पर नाम अलग अलग है और मैंने पूरा इसकी ड्राफ्टिंग आपके सामने कर दी है। एक बार पुनः मैं पूरे अर्थ समिट का एनालिसिस करूंगा, पूरे अर्थ समिट को या रियो कॉन्फ्रेंसेस को आपके सामने एनालिसिस करने जा रहा हूँ। फिर से देखिए मैं इससे पहले आपको ब्रुटलैंड कमीशन के विषय में बता चुका हूँ। ब्रुटलैंड कमीशन जो कि एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पहला वैश्विक मंच माना जाएगा। ब्रुटलैंड कमीशन जो कि 1987 में गठित हुआ था, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने उस पर डिटेल दिया है। 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन बना और एजेंडा 21 उसमें बनाया गया, जिसे अपनाने के लिए रियो कॉन्फ्रेंसेस यानी अर्थ समिट गठित किया गया। रियो क्या है? ब्राजील के एक शहर रियो दी जेनेरो में एजेंडा 21 को अपनाया गया। इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बोला गया, इसीलिए इसे यूएन सेड भी कहते हैं और अर्थ समिट 1992 भी कहा जाता है। तो अर्थ समिट का ये पहला दौर शुरू होता है, रियो कॉन्फ्रेंसेस के नाम से इनकी शुरुआत होती है, इसे अर्थ समिट 1992 भी कहा जाता है। नाउ अगले 5 साल बाद यानी 1997 में रियो पर कितना विकास हुआ, एजेंडा 21 के प्रति कितनी सचेतता थी, एजेंडा 21 के तहत कितना कार्य किया गया, इसकी जांच करने के लिए रियो 5 एक बार पुनः गठित किया गया। ये जोहान्सबर्ग में रियो शहर में ही गठित किया गया। इसे हम अर्थ समिट 1997 भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बातों की चर्चा की गई, ऐड किया गया। पहली बात ग्लोबलाइजेशन, कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्व का एकीकरण विभिन्न आधारों पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विभिन्न वैचारिकी पर एक हो जाना ग्लोबलाइजेशन है, जिसके तहत इनकम की इनइक्वालिटीज को दूर किया जाए। तो आय में अगर असमानता बनी रहेगी तो हम सचेतता पर्यावरण के प्रति कैसे हो सकेंगे? एक व्यक्ति ज्यादा कमाएगा तो वो एक व्यक्ति कम कमाएगा, तो जब कम कमाएगा वो अपने पहले पेट को देखेगा या पर्यावरण को देखेगा? तो पहले तो पेट आता है, फिर पर्यावरण आता है। इसलिए सबकी इक्वालिटी हो, इक्वालिटी इन इनकम हो, तभी तो पर्यावरण के प्रति सचेतता हो सकती है। इस दृष्टिकोण से इनकम की इक्वालिटीज और ग्लोबल एनवायरनमेंट यानी कि वैश्विक पर्यावरण के प्रति जो ह्रास हो रहा है उसके प्रति सचेतता जागृत किया जाए। इसके बाद 5 साल बाद रियो 10 का गठन किया गया, जिसमें 2002 यानी अब देखें तो अगले 5 साल बाद इस देश से 2002 यानी 97 से 2002, जिसे हम अर्थ समिट 2002 भी कह सकते हैं। इसमें एक बार एजेंडा 21 के प्रति कुछ अमेंडमेंट किया गया और कल्चर को ऐड किया गया। ये देखा गया कि अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक हो जाएं, संस्कृति यानी एक प्रकार से सोचने समझने और वैचारिकी के दृष्टिकोण से एक हो जाएं, तो विश्व में एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। वैश्वीकरण तभी आ सकता है जब हम एक दूसरे की संस्कृति से घृणा करने के बजाय एक दूसरे की संस्कृति को अपनाना शुरू कर दें और एक दूसरे को प्रेम करना शुरू कर दें। तो वैश्विक समुदाय में कल्चर को लेकर के ये पहला मंच बोला गया और इस प्रकार से वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSST भी इसे कहा जाता है। इसके बाद 10 साल बाद वैश्विक समुदाय ने एक बार पुनः रियो यानी रियो डी जेनेरो ब्राजील के शहर में एक बार पुनः एकत्रित होकर के 2012 में रियो 20 का गठन किया, जिसे अर्थ समिट 2012 भी कहा जाता है, जिसमें रीअफर्मेंट ऑफ एजेंडा 21 के प्रति उसके कमिटमेंट के प्रति फिर से प्रतिज्ञा दिलाएगी। इसमें एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया द फ्यूचर वी वांट, और इसमें लगभग 172 देशों ने अपनी सहभागिता दिखाई। 172 देशों ने, कंट्रीज ने। अब जाहिर सी बात है कि एजेंडा 21 के प्रति सचेतता को व्यक्त किया जाए
एजेंडा 21 कितना स्ट्रांग है, और 10 साल के बाद यहाँ पे मीटिंग हुई। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो 2022 में पुनः रियो 20 या रियो 30 कहेंगे अब, जहाँ 10 साल बाद होने की संभावना है, और जिसमें ये देखा जाएगा कि जिस एजेंडा 21 यानी 21वीं शताब्दी का जो एजेंडा बनाया गया वो कहाँ तक पहुँचा। खैर, वो वैश्विक समुदाय और यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में ही कोई योजना बनाई जाएगी। तो ये मैंने आज आपको रियो के संबंध में, रियो दी जेनेरो पर पूरा डिटेल एनालिसिस प्रस्तुत किया। तो आशा है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा, और पसंद आए तो इस पर कमेंट जरूर लिखिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाएं। बेल आइकॉन दबाने से आपको एक फ़ायदा होता है कि नोटिफिकेशन या नया वीडियो जैसे ही मैं कोई अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच जाता है। मैं आगे और भी नए कमिटमेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर कई एक वीडियोज़ बना के फिर आगे मिलूँगा। लगभग 80 से अधिक वीडियोस मैंने अभी एनवायरनमेंट में अपलोड कर दिया है, और आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियोस जल्द ही बनाऊंगा। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद और नमस्कार।